सभी दर्शकों को शास्त्री विद्या चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज मैं रोहिणी नक्षत्र भाग 3 के बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से समझाऊंगा। यह रोहिणी नक्षत्र का सीरियल चल रहा है। विस्तृत रूप से समझाने के लिए एक ही वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए कई वीडियो बनाए जा रहे हैं जिससे आप लोगों को विस्तृत रूप से समझ में आ जाए। यह चौथा नक्षत्र है। अश्विनी भरणी कृतिका पूरा समाप्त हो गया है। रोहिणी नक्षत्र का भी 2 पार्ट समाप्त हो गया है। यह तीसरा भाग है। आज हम इसका वर्गीकरण करेंगे इन आधारों पर, स्वभाव के आधार पर, मुख के आधार पर, लोचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, आकाश के आधार पर। ये 6 पॉइंट को आधार मान करके आज हम आप लोगों को रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताएंगे। इधर भी दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है जो कि हम बाद में समझाएंगे। ये 6ठे नंबर का ये डायग्राम है। समझाने के लिए मैंने इसको विस्तृत रूप से, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने अलग से इसको बनाया है। ये 6ठे नंबर के विश्लेषण के लिए है। तो पहला जो आज का भाग है वर्गीकरण का, स्वभाव के आधार पर है। रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव क्या है? स्वभाव कई टाइप के होते हैं। ध्रुवन और स्थिर स्वभाव है, कोई मृदु स्वभाव का है, कोई चल स्वभाव का है। ऐसा कई स्वभाव। इनका स्वभाव है ध्रुव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ध्रुव तारा आसमान में होता है और वो स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से जो रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव है वो ध्रुव है। अब इसका मतलब यहाँ कहने का क्या है ध्रुव का? ध्रुव में जैसे आसमान में ध्रुव तारा स्थित रहता है, स्थिर रहता है, नहीं हिलता डुलता, वैसे ही जब हम कोई ध्रुव काम करना हो, स्थिर कार्य करना हो, तो हमें रोहिणी नक्षत्र में करना चाहिए। स्थिर कार्य क्या है? जैसे मकान बनवाना, घर बहुत दिन के लिए घर बनता है, हम रोड बनवा रहे हैं, बाग बगीचा लगा रहे हैं, इस टाइप का जो हम कहीं नौकरी करने गए हैं वो भी बहुत दिन तक चलती है। विवाह कर रहे हैं, विवाह भी एक जन्म का बंधन कहा जाता है। 7 जन्म तो नहीं कोई देखा, लेकिन एक जन्म तो रहता है ना। 60 70 80 साल जिसकी इतनी आयु है रहता है। तो इसलिए हमें स्थिर नक्षत्र को देखना पड़ता है। तो स्थिर नक्षत्र है रोहिणी। शादी विवाह में जब नक्षत्र का ज्ञान करते हैं, पंडित जी कौन सा नक्षत्र में शादी करें, तो देखा जाता है कि जो स्थिर नक्षत्र होता है उसी में ज्योतिषी बताते हैं कि इस नक्षत्र में शादी करो। उस टाइप का दिन बताते हैं, उस समय की तिथि बताते हैं, वैसा नक्षत्र बताते हैं, वैसा योग बताते हैं, वैसा करण बताते हैं, तब जाके मुहूर्त बताया जाता है। मुहूर्त बताना बहुत आसान नहीं होता। लोग कहते हैं 2 मिनट पंडित जरा देख के बताइए कि इसका मुहूर्त कब है, विवाह का मुहूर्त क्या है, या घर बनवाने का मुहूर्त क्या है। उसमें बहुत सारी बातें रहती हैं। तो कोई भी जब हम ध्रुव काम करें, स्थिर काम करें कि बहुत दिन तक वो चले, तो हमें इस रोहिणी नक्षत्र में करना चाहिए, क्योंकि इसका स्वभाव ही ध्रुव है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर। दूसरा है मुख के आधार पर। मुख के आधार पर भी कई संज्ञाएं बनी हैं।
ऊर्ध्वमुख है, अधोमुख है, तिर्यक मुख है। इस रोहिणी नक्षत्र वालों का मुख है ऊर्ध्वमुख है, ऊर्ध्वमुख। यहाँ पर मैंने आप लोगों को आसान करने के लिए लिख दिया हूँ, जिससे बताते समय कुछ समय के बाद भूल जाता है देखने के बाद। तो ऊर्ध्वमुख है, ऊर्ध्वमुख माने ऊपर मुख किए हुए। तो जो कार्य हम ऊपर मुख वाला हो, वो कार्य को हम रोहिणी नक्षत्र में करना चाहिए। जैसे हमें मकान बनवाना है, घर ऊपर की तरफ जाता है, हमें ब्रिज बनवाना है, हमें बांध बनाना है, तो जो भी कार्य जमीन से ऊपर की तरफ हो वो हमें इस रोहिणी नक्षत्र में करना चाहिए, क्योंकि इसका मुख के आधार पर ऊर्ध्वमुख संज्ञा है। अब हम तीसरे की बात करेंगे, लोचन के आधार पर। लोचन आंख को कहते हैं। तो आंख के आधार पर रोहिणी नक्षत्र की क्या संज्ञा बनेगी? मैंने बताया था आंख के आधार पर कई संज्ञाएं हैं। अंधलोचन है, मध्यलोचन है, सुलोचन है, ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं हैं। इसमें लोचन के आधार पर अंधलोचन संज्ञा इस रोहिणी नक्षत्र की बनेगी। अब अंधलोचन का क्या मतलब है? अंधलोचन का मतलब होता है कि जब कोई सामान गायब हो जाता है, खो जाता है, कि वो मिलेगा कि नहीं। तो आप जान लीजिए, अगर रोहिणी नक्षत्र में कोई सामान गायब हुआ तो वह जरूर से मिलेगा, क्योंकि इसकी अंधलोचन संज्ञा है। अंधलोचन का मतलब होता है कि सामान जरूर से मिलेगा। यही आप शार्ट में आप समझ लीजिए। तो किसी का सामान जब खोता है तो कोई जिस लोचन की वो संज्ञा रहती है वैसा देखा जाता है। तो अगर जान लीजिए कि रोहिणी नक्षत्र में कोई सामान किसी का गायब हुआ तो वो सामान निश्चित ही कहीं न कहीं मिलेगा। अब अगला पॉइंट है, लिंग के आधार पर यह कौन सी संज्ञा है, कौन से वर्गीकरण लिंग के आधार पर? लिंग 3 होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यहां पर लिंग के आधार पर यह स्त्रीलिंग है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले का स्त्री के गुण धर्म रहते हैं, वो स्त्री नहीं हो जाता, स्त्री का गुण धर्म रहता है। मान लो पुरुष जन्म लिया रोहिणी नक्षत्र में तो स्त्री नहीं हो जाएगा। जो स्त्री का गुण धर्म है, कोमलता, दया भाव, प्यार करना, सहिष्णुता, तो वो सारे गुण रोहिणी नक्षत्र वाले के रहेंगे, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र स्त्रीलिंग है। माँ अपने बेटे को प्यार करती है, दुलारती है, खिलाती है, चुचकारती है, उसको सब प्रकार से हेल्प करती है। तो ऐसे ही जो इस नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में पैदा होगा उसमें ये सब गुण रहेंगे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। अगला वो सजने संवरने की भी बात करेगा। जो रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान कितने सजते धजते थे, क्योंकि वो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। स्त्री, उनमें स्त्रीत्व का स्वभाव भी था। कहीं पर जो है वो गोपियां नहा रही हैं तो उनके कपड़े इधर उधर कर दे रहे हैं, कहीं जा कर के घर में वो माखन खा ले रहे हैं, और बहाने इसके बाद प्रेम से सब उनको दुलार भी रहा है। तो स्त्रीत्व का गुण जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है उसके पास, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। 5वां पॉइंट है जाति के आधार पर। अब जाति के आधार पर यहां क्या वो वर्गीकरण है? वर्ण हमारे 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
तो जाति के आधार पर ये शूद्र संज्ञा इसकी मानी गई, ये शूद्र है रोहिणी वाला। अब आपके दिमाग में होगा तो ब्राह्मण तो बहुत अच्छा होता है, तो ब्राह्मण क्यों नहीं हुआ, क्षत्रिय क्यों नहीं हुआ, वैश्य क्यों नहीं हुआ, ये फोर्थ नंबर लास्ट नंबर शूद्र हो गया, तो बहुत बेकार हो गया। देखिए भाई, हर चीज की जरूरत है। अगर मुख बोल रहा है तो भुजा की भी तो जरूरत है, छाती की भी जरूरत है, जांग की भी जरूरत है, पैर की भी जरूरत है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये तो छोटा बड़ा लोग समझते हैं कि ये उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, इस वर्ग से इसका कोई मतलब नहीं। शूद्र माने होता है सेवा करना। जो ये रोहिणी नक्षत्र में पैदा होगा उसके अंदर सेवा भाव होगा। अब जानिए, आईएएस भी एक सेवक ही होता है। क्या आईएएस को आप शूद्र बोलते हैं? समाज में नहीं बोलते हैं, वो तो बोलते हैं बड़ा भारी अधिकारी है। लेकिन अधिकारी का काम भी सेवक, नगर सेवक को सेवक ही कहते हैं। जो एमपी एमएलए होता वो भी सेवक ही होता है। ये सब शूद्र की कैटेगरी के। लेकिन लोगों के भाव ऐसे हैं कि शूद्र बहुत बेकार है, तो बेकार नहीं है। तो जो जाति के आधार पर इसका वर्णन शूद्र किया गया है, जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा होगा वो सेवक होगा। सेवा करके वो विधानसभा का इलेक्शन भी जीत सकता है, वो एमपी एमएलए प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो इसलिए ये जाति के आधार पर क्या है, रोहिणी नक्षत्र वाला का जात क्या है, शूद्र है। शूद्र माने सेवक हो, सब में सामंजस्य बैठा लेता है, किसी प्रकार की वो गड़बड़ी नहीं पैदा होने देता है। अगला है छठा पॉइंट, आकाश के आधार पर। ये पॉइंट समझना थोड़ा कठिन था, इसलिए इसका मैं डायग्राम बनाया। एक आप देखते होंगे, एक आयताकार डायग्राम है, इसमें कुछ लिखा गया है। जो गोलार्ध के आकाश हैं उसके आधार पर यह है उत्तरी मध्य आकाश में होता है। अब आकाश को मैंने यहां चार भागों में बांट दिया है। ये उत्तरी उत्तर लिखा है, ये दक्षिण लिखा है, पूर्व पश्चिम मैंने नहीं लिखा है, इसको आप पूर्व पश्चिम जान लीजिए। ये बीच की एक लाइन है, ये लाइन में लिखा वी रेखा। वी रेखा माने विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, बीच में मैंने ऐसे बांट दिया है। इसको समझाने का मतलब है कि रोहिणी नक्षत्र आकाश में कहां रहता है, कौन से आकाश में रहता है। आकाश में तो रहता है, कौन से आकाश में रहता है। आकाश के आधार पर नक्षत्रों का वर्गीकरण होता है। कोई उत्तरी आकाश में रहता है, तो कोई मध्य आकाश में रहता है, तो कोई दक्षिणी आकाश में रहता है, तो कोई दक्षिणी मध्य आकाश में रहता है, तो कोई दक्षिणी आकाश में रहता है, कोई उत्तरी आकाश में रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी आकाश दो जगह। ऊ आकाश माने उत्तरी आकाश, ऊ गोलार्ध का मतलब है उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी आकाश अलग है, दक्षिणी गोलार्ध का उत्तरी आकाश अलग है। तो कुछ नक्षत्र तो दक्षिणी गोलार्ध के उत्तरी आकाश में रहते हैं, कुछ नक्षत्र उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी आकाश में रहते हैं, कुछ नक्षत्र रहते हैं दक्षिण मध्य आकाश में, कुछ नक्षत्र रहते हैं दक्षिण आकाश में। इस दक्षिणी आकाश में कोई नक्षत्र नहीं रहता है। हम सारे नक्षत्रों के बारे में जब बताएंगे तो उसको बताएं कौन कहां रहता है। हमारा आज ये बताना है कि रोहिणी नक्षत्र आकाश में कहां रहता है। ये क्रांति वृत्त है, जो लाल रंग की ये डॉट 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 चिन्ह बना है, ये क्रांति वृत्त है। ये क्रांति वृत्त मैंने लिखा हुआ। क्रांति वृत्त आसमान में होता है, सूर्य उस क्रांति वृत्त पर चलता है नक्षत्रों को देखते हुए। और ये हमारा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर
उत्तर ये विषुवत रेखा हो गई, इसके उत्तर, और क्रांत वृत्त के दक्षिण, ये लिखा है क्रांत वृत्त, क्रांत वृत्त की ये लाइन हो गई, उसके दक्षिण में ये मैं लिखा उ मध्य आ, माने उत्तरी मध्य आकाश। उत्तरी मध्य आकाश में रोहिणी नक्षत्र रहता है। ऐसे हम आपको ओरल समझा देते तो नहीं समझ में आता, इसलिए मुझे डायग्राम बनाना बना। तो ये उत्तरी मध्य आकाश, ये उत्तर आकाश है, उत्तरी मध्य आकाश है, एक दक्षिणी आकाश है। तो इसी उत्तरी मध्य आकाश में रो में लिखा है, रो माने रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र रहता है। यही नहीं रहता, यहाँ 6 नक्षत्र और रहते हैं। तो चूंकि वो बताना आज मेरा उद्देश्य नहीं है, केवल रोहिणी के बारे में एक एक नक्षत्र मैं अलग अलग समझाऊंगा, पूरे नक्षत्र हो जाएंगे तो सामूहिक भी समझाऊंगा। तो आप जान लीजिए कि उत्तरी मध्य आकाश में रोहिणी नक्षत्र रहता है। आज मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ, दक्षिणी आकाश में कुछ नहीं रहता। दक्षिणी आकाश में ये अपना वो भूमध्य रेखा, जो विषुवत रेखा, वी रेखा लिखा, विषुवत रेखा के दक्षिण में कोई नहीं रहता। ये क्रांति वृत्त का भी दक्षिण है, विषुवत रेखा का भी दक्षिण है। इधर दक्षिणी आकाश में कोई नहीं, कोई नक्षत्र नहीं रहता। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा रोहिणी नक्षत्र आकाश में कौन से आकाश में रहता। आकाश के आधार पर जो गोलार्ध के आकाश हैं, जैसे दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के आकाश में पहली बात उत्तरी गोलार्ध में रहता है। उत्तरी गोलार्ध के उत्तर आकाश नहीं, उत्तर मध्य आकाश में रहता है। इसके ऊपर ये हमारा जो क्रांत वृत्त है, उसके ऊपर उत्तरी आकाश है, उसके नीचे उत्तरी मध्य आकाश है। यही उत्तरी मध्य आकाश में रोहिणी नक्षत्र रहता है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो वर्गीकरण मैंने 6 बातें बताई, सब आपको समझ में आ गई होंगी। बस इसी के साथ मैं अपना वाणी को आज विराम देता हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अगले हम वीडियो भाग 4 में, तो 3 दिन के बाद आप लोगों को फिर हम इसी नक्षत्र पर, रोहिणी नक्षत्र के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। आप लोगों को धन्यवाद एवं आभार।